तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया मानवा जिसका नाम है रिबॉर्न एज अ मार्शल डीमन। तो बिना कोई देर की एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है ह्यूमैनिटी जो कि मॉन्स्टर के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक जंग में पूरी तरह हार गई और दूसरी दुनिया से आए हुए मॉन्स्टर हम पर हमला किए और आग की तरफ फैल गए। यहाँ तक कि मॉडर्न वेपन्स भी उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पा रहे थे, जिससे कि वो सारे मॉन्स्टर्स हमारे लैंड को कब्जा कर लिए, जैसे कि यूनजियान, पेंगलाई और जीशान। ये सारे लैंड हमारे दुश्मनों के हाथ में लग गए और जो कम मात्रा में हमारी ह्यूमैनिटी बची थी वो सब एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी के साथ अवेकन हो चुके हैं, जिन्हें हंटर कहा गया और वो फाइटिंग के लिए बहुत ही वैल्यूएबल माने जाते हैं। और ये वॉर पूरे 1 साल तक चला और हमारे बहुत सारे हीरोइक सेक्रीफाइसेस के साथ हम सभी ने उन सभी मॉन्स्टर को जीशान के बॉर्डर तक रोक दिया। और उस भयानक जंग में बहुत लोगों ने अपने परिवार, अपने प्यार और अपने दोस्तों को खोया है। और उसी समय कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मॉन्स्टर का साथ पाने के लिए अपने ही देश और उनके देशवासियों को धोखा दे दिया, बस केवल कुछ बेनिफिट्स और एक ओहदे के लिए। अब जीशान को एक बॉर्डर की तरह यूज किया जाता है और साउथ के रीजन में हमारे सारे ह्यूमंस को मॉन्स्टर का एक स्लेव बना कर रख दिया गया है। लेकिन अंत में इंसानों और राक्षसों ने मिलकर एक शांति के छोटे से पल की शुरुआत की। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1। सीन की शुरुआत होती है, हमें एक कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेडिंग बैंक्वेट लगा होता है और वहीं पर दो बंदे बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है भले ही एक वेडिंग बैंक्वेट है, लेकिन क्या ये ज्यादा कुछ फिजूल खर्ची नहीं हो रहा, और तो और ऐसे दौर में जब कि पूरे दुनिया में सप्लाईज की कमी हो रही है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ ऐसा तो होगा ही, क्योंकि ये एक अलायंस मैरिज है हमारे गवर्नर और जीशान के फाइनेंशियल ग्रुप, यूनिक फाइनेंशियल ग्रुप के बीच। और ये एक पहली बार है जब एक इंसान और एक मॉन्स्टर एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, जो कि एक पीस का सिंबल है। तो इतना बड़ा सेलिब्रेशन तो एक नेचुरल सी बात है। तभी हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जो कि फटे पुराने कपड़े में वहां पर आया होता है। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है दूसरे बंदे से कि क्या तुम खाना नहीं खाओगे। हम देखते हैं वो इसी बंदे को जो कि अपना मुंह बनाया हुआ खड़ा होता है। वो बोलता है कि मुझे भूख नहीं लगी है। वो बोलता है कि आखिर हंटर यूनिट कर क्या रही है, वो एक छोटे से बैगर को असेंबली हॉल में ऐसे ही कैसे छोड़ सकती है। इन गरीबों को देखकर मुझे मेरे मुंह में करवाहट महसूस होने लगती है। हम देखते हैं उसी बच्चे को जो कि दो लेडी के पास आके खड़ा हो जाता है और उनसे कुछ खाने के लिए मांगने लगता है। वो उनसे बोलता है क्या आप मुझे ब्लूबेरी केक दे सकती हैं, क्योंकि आज मेरी छोटी बहन का बर्थडे है। वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। दूसरी बोलती है कि जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ, ये जगह तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। तभी हम देखते हैं वो दोनों औरतें कुछ देखकर पूरी तरह डर जाती हैं। हम देखते हैं उस बच्चे के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका होता है। वो मॉन्स्टर उन सबसे बोलता है कि क्या तुमने अभी अभी बोला कि ब्लूबेरी खत्म हो चुकी है। वो लड़की घबराते हुए बोलती है सर मॉन्स्टर बात ऐसी है कि। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि उस बच्चे को उठा लेता है और वो बच्चा रोने लगता है। वो मॉन्स्टर बोलता है कि तो ऐसा लगता है मुझे अब रिप्लेसमेंट के तौर पर इसे स्नैक के तौर पर खाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि वो बच्चे को उठाकर वो अपने मुंह में डालने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की पूरी तरह घबरा जाती है और अपने मन में सोचती है हमारे पास अभी भी ब्लूबेरी केक है। हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर को जो कि उस बच्चे को खा चुका होता है और उसके फेस पर बहुत ही ज्यादा ब्लड लग चुका होता है। तभी हम देखते हैं छोटी सी बच्ची को जो कि उससे पत्थर मारने लगती है और उससे रोते हुए बोलती है मेरे भाई को वापस लौटाओ। हम देखते हैं सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। वो सभी ये देख कर घबराए होते हैं कि उस बच्ची ने उस मॉन्स्टर को पत्थर मारा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसी बच्ची के पास आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। वो सारे बंदे बोलते हैं कि सर ग्रेट मॉन्स्टर इधर की तरफ आ रहे हैं, जल्दी करो, रास्ता छोड़ो और उन्हें उनके रास्ते में मत आओ। वो मॉन्स्टर उसके पास आके बोलता है अच्छा तुम्हारा ब्रदर, अरे हाँ तुम्हारा ब्रदर तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। हम देखते हैं उस छोटी सी बच्ची को जो कि बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। वो बोलता है कि तुम भी एक डिलीशियस स्नैक हो सकती हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक बंदे को देखते हैं। वो बंदा बोलता है ग्रेट लॉर्ड आपका शुक्रिया, हम ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच जंग की आग को शांत करते हुए युद्ध विराम के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं, जो कि जीशान रीजन का पुनर्निर्माण है और उसका पुनर्निर्माण पहले ही चालू कर दिया गया है और आम सिटीजन्स का ग्रोथ भी पहले की तरह तेजी से उस लेवल तक आ चुकी है जो कि युद्ध से पहले थी। और हम उज्जवल भविष्य की आशा कर रहे हैं और हमारे सामने हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है और आपकी बड़ाई कर रहा है। इसके लिए ग्रेट गवर्नर हमारा एजेंसी फाइनेंशियल ग्रुप भी इस रिबिल्डिंग के काम में कुछ ऑफर करना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने वाला बंदा बोलता है जो कि एक मॉन्स्टर होता है। वो बोलता है प्रेसिडेंट जी आपने पहले ही बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट कर दिया है, मैं तुम्हारे कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूलूंगा। वो मॉन्स्टर उससे मर्चेंट्स ग्रुप और जीशान के बैंक का प्रेसिडेंट का ओहदा दे देता है और उससे पूछता है मिस्टर जीन क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं। वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ इससे। ग्रेट गवर्नर आपकी इस दयालुता के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तभी हम देखते हैं हॉल में खड़ा एक बंदा बोलता है
ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। प्रेसिडेंट जिन ने यहाँ पर 2 पदों को प्राप्त कर एक बहुत बड़ा स्कोर हासिल किया है। तभी दूसरा बंदा बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, यूएनई फाइनेंशियल ग्रुप के लाभ की तुलना में यह पूरी तरह से अलग है। वह चालाक बुढ़ा लोमड़ी युआन जेन्यून पहले से ही शुरुआत से इन मॉन्स्टर्स के मदद पर निर्भर था। उसने पूरे जीशान क्षेत्र पर लगभग अपनी आधी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और सच में ये हद ही हो गई। यहाँ तक कि उनकी लाडली बेटी युआन जिया भी गवर्नर से शादी करने के लिए तैयार हो गई। मुझे डर है कि उनकी संभावनाएं बहुत ही ज्यादा होंगी। दूसरा बंदा बोलता है जरा उधर तो देखो उस बेचारी छोटी सी ब्राइड को जो कि एक डरावने गवर्नर के पास बैठी हुई है। मैं तो बस होप कर रहा हूँ कि आज कोई मारा ना जाए। तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो कि अपना हाथ क्लैप करते हुए वहां से उठती है। वो बोलती है सभी से, अच्छा चूंकि सभी हमारे ऑनर्ड गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं तो अब हम अपने प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। वो सभी हंटर्स को ऑर्डर देती है किसी को बाहर लीव ना करने को और वो गेट को ब्लॉक करवा देती है। वो सभी से बोलती है कि आप सभी कोई पैनिक ना करें क्योंकि इस समय रेबल आर्मी के लीडर इस मोमेंट में आप सभी में छिपे हुए हैं। ये बस कुछ ही क्षणों की बात है। तभी हम देखते हैं एक बंदे को, वो बोलता है मिस युआन जी आखिर आपका इससे मतलब क्या है। वो बोलता है कि क्या आप हमें चारे की तरह यूज करना चाहती हैं? मुझे आपकी कोई चिंता नहीं है और मैं रेबेलियन आर्मी के बीच में फंसना भी नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी एक गार्ड हंटर सभी से बोलता है कि प्लीज आप सभी लोग शांत हो जाए क्योंकि ये सब कुछ मिस युआन जिया के कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम उनकी सेफ्टी की गारंटी लेते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बम से पूरा दरवाजा टूट जाता है और वो दोनों गार्ड डेसिपेट हो जाते हैं। उन सब का ब्लड सभी के फेस पे आके गिरने लगता है जिससे देखकर सारे वहाँ के हॉल में खड़े लोग पूरी तरह पैनिक होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो बोलता है कि आज गवर्नर का वेडिंग था तो मुझे लगा कि मुझे उनके लिए गिफ्ट लेके आना चाहिए, लेकिन लगता है कि मैं शायद गलत समय पे आ चुका हूँ। हम देखते हैं कि उसके हाथ में उसी मॉन्स्टर का सिर होता है जो कि उन बच्चे को खाया होता है। हम देखते हैं सभी लोग पैनिक कर रहे होते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और बोलते हैं ये तो एक मॉन्स्टर की लाश है। वो बंदे बोलते हैं तो सचमुच कोई ऐसा है जो कि गवर्नर के वेडिंग पर कुछ ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है। दूसरा बोलता था आखिर किसने बोला था कि वो हमारे सेफ्टी की गारंटी लेते हैं, जल्दी करो अब इस क्रेजी बास्टर्ड से निपटो। तभी वो लड़की आगे की तरफ बढ़ती है और वो बोलती है जुओची एक ई रैंक का वांटेड क्रिमिनल। वो बोलती है उससे कि अभी इस समय मैं रेबेलियन आर्मी के फोर्सेस से निपटने से बिजी थी और मैं तुम्हारे जैसे लेवल के इंसान से डील करना पर्सनली नहीं चाहती, लेकिन तुम एकदम सही समय पर आ चुके हो तो मैं तुम्हें अपने दूल्हे के लिए एक गिफ्ट के तौर पर यूज करूंगी। चलो मैं तुम्हें दूसरी छोटी सी इंफॉर्मेशन देती हूँ। मैंने हंटर्स को पहले तुम्हारे मार्शल आर्ट सेंटर को भेज दिया है और मैं उन सब का यूज एक चारे की तरफ करती तुमको बाहर निकालने के लिए। चूंकि तुम वहाँ पर नहीं हो तो शायद वो पूरी तरह अब तक डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। तभी वो बंदा बोलता है अगर वो सभी मेरी ट्रेनिंग देने के बाद भी तुम जैसे कचड़ों से हार जाए तो वो सारे लोग तुमसे भी ज्यादा कचड़े होंगे और ऐसे कचड़े मरना ही डिजर्व करते हैं। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे जैसे जीती आदमी पसंद नहीं है और वो अपने हंटर्स को ऑर्डर दे देती है जोची को पकड़ने के लिए। सॉरी जुओची। हम देखते हैं सारे हंटर्स जो कि जुओची के पास दौड़ने लगते हैं और उसे अपने हाथों में भाले और चाकू लेकर उस पर अटैक करने लगते हैं, जिससे देखते हैं हम जुओची को जो कि अपना एक हाथ उठाता है और अपने हाथों से बहुत सारे स्लैशेस लगाने लगता है जिससे कि सारे हंटर्स मरने लगते हैं और वो इधर उधर गिरने लगते हैं। जुओची बोलता है तुम्हारी वफादारी तो सच में तारीफ के काबिल है, लेकिन ये बात बुरा है कि तुम स्ट्रेंथ का अंतर भी नहीं बता सकते। तभी वो लड़की पूरी तरह चौंक जाती है उसे देखकर फाइट करते हुए और वो बोलती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक एस रैंक हंटर और 3 एक ई रैंक हंटर इतनी अचानक से कैसे मर सकते हैं। हम देखते हैं जुओची को जो जिसके आगे पीछे बहुत सारी लाशें गिरी हुई होती हैं। तभी हम देखते हैं जुओची को जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करके उस लड़की के ठीक सामने आ जाता है। वो बोलता है मिस यूनजिया तो क्या यही तुम्हारे वो सो कॉल्ड हंटर्स है जिन पे तुम बहुत ही ज्यादा उछल रही थी। हम देखते हैं यूनजिया को जिसका फटके 64 हो चुका होता है और वो बहुत ही घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये अचानक से मेरे सामने कैसे आ गया, अब मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सारे सपने मेरे सारे एम्बिशन जिसके लिए मैंने इतना सारा हार्ड वर्क किया था। तभी वो जूचियो आगे की तरफ बढ़ जाता है और बोलता है कि चलो मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं औरतों को नहीं मारता। वो खड़ी होकर बोलती है अच्छा ठीक है। वो मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलती है अच्छा तो तुम औरतों को नहीं मारते हो, ये सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ है, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें पछताने के लिए मजबूर कर दूंगी। तभी हम देखते हैं जुओची एक जोर से पंच उसके सिर पर हिट कर देता है जिससे कि वो बहुत ही दूर जाकर गिर जाती है। अब उसका सिर फटा होता है कि नहीं ये नहीं बताया गया। जोची बोलता है मैंने कुछ समय सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि तुमने एक मनुष्य के साथ शादी की है तो तुम औरतों में अपने ही गिनी जाओगी, है ना। वो बोलता है कि नहीं एक सेकंड रुको, इसका मतलब तो ये भी है कि तुम अब एक इंसान भी नहीं रह चुकी हो। तभी हम देखते हैं गवर्नर को जो कि उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम सच में एक इंटरेस्टिंग गाय हो। गेम मत समझ लेना यार, गाय मतलब डोंडा। वो मनुष्य बोलता है क्लियरली देखा जाए तो ना तुमने अपने बॉडी से मैजिक पावर रिलीज किया, ना तो तुम एक हंटर हो और ना ही तुम एक मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम्हारे
तुम्हारे पास फिर भी इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है। तभी जुओची बोलता है अच्छा तो इसे याद रखना, और अपना वो एक जोरदार पंच बनाते हुए उस पे लैंड कर देता है और बोलता है ये एक मार्शल आर्ट है। हम देखते हैं कि उसके पंच से एक बहुत ही बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है जिससे कि वो जाकर उस पे हिट होता है मॉन्स्टर पे। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, जो कि थोड़ी देर बाद नहीं, हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने अपने हाथ से उस पंच को रोक लिया होता है। वो मॉन्स्टर बोलता है तो क्या तुम्हारा मार्शल आर्ट बस इतना ही स्ट्रांग है? वो मॉन्स्टर उससे बोलता है कि मेरे कॉमरेड जो कि दूसरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में अटैक करने के लिए एंटर किए थे, उन्होंने बताया था कि वो सब कुछ ऐसे मार्शल आर्ट से मिले जो कि उतने ही बुरे नहीं थे। उन्होंने जंग में बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड के मार्शल आर्टिस्ट उतने भी लायक हैं। यहाँ के सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही कचड़े हैं। मैंने सोचा कि मुझे एक असली मार्शल आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। तभी हम देखते हैं जुओची को जो कि स्माइल करता है और बोलता है गोल्डन बेल 8 लेयर, और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके हाथ पर एक आर्मर जैसा क्रिएट हो जाता है और उस मॉन्स्टर का हाथ उससे दूर हो जाता है। वो दूसरी बार बोलता है आयरन सर 12th लेयर। हम देखते हैं कि उसका पैर भी एक आर्मर जैसे में क्रिएट हो जाता है। और फिर वो बोलता है ब्लैक डीमन ओवरलॉर्ड बॉडी 16th लेयर, और उसका फेस भी पूरी तरह चेंज हो जाता है। और वो लास्ट में बोलता है 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गोल्डन बॉडी 3rd लेयर। हम देखते हैं कि उसका हाफ फेस पूरा डीमन जैसा दिख रहा होता है और उसके बॉडी पर आर्मर कुछ जैसा कुछ दिख रहा होता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर पूरी तरह चौंक गया होता है और वो बोलता है आखिर ये क्या है। जुओची बोलता है अपने बॉडी को ऐसे रिलीज करने के बाद मुझे बहुत ही तनाव मुक्त और केयरफ्री महसूस होता है। तभी हम देखते हैं कि वो इतना बोलते ही उसका सिर पकड़ लेता है उस मॉन्स्टर का और बोलता है लेकिन फिर भी मुझे प्लेजर तब फील होता है जब मैं अपने कानों से अपने दुश्मनों की चिल्लाहट सुनूं। हम देखते हैं कि वो उस मॉन्स्टर का सिर पकड़ के जोर से ग्राउंड पर हिट कर देता है। वो मॉन्स्टर बोलता है तुम एक इंसान नहीं हो, आखिर तुम किस तरीके के फ्रीक हो? जुओची बोलता है आखिर तुम्हारे जैसा करप्ट मॉन्स्टर जो कि इंसानों को एक खाने की तरह समझता है, वो मार्शल आर्ट के ट्रू मीनिंग को कैसे पहचान सकता है? वो बोलता है इमोर्टल, जिसे मार्शल आर्ट का पिक माना जाता है, जो कि लेजेंड्स में एग्जिस्ट करता है। सही समझे, 5 की टेक्निक को यूज करते हुए मैं एक ऐसे ड्रग को कंडेंस करने में कामयाब हो गया जिससे कि मैं इंसानों के सभी लिमिट्स को सरपास कर पाया और एक ट्रू इमोर्टल बन गया। और इतना बोलते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और भाई लोग, मैं इसका एपिसोड हर 2 या 1 दिन पे लाया करूंगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को कौन सा सीन अच्छा लगा। मेरी तरफ से तो वो पंच था जो उस लड़की को मारा था। आप लोग बताएं कि आप लोग का फेवरेट सीन कौन सा था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।